Hello and welcome to the official YouTube channel of Desire to Learn. तो this is the third video in biology series और इसमें हम डिस्कस करेंगे सेल के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके बारे में और फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम विद अ पॉजिटिव थॉट, एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट के साथ। लेट्स टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड फिर हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्विकली मैं आपको रिकैप्चुलेट करा देती हूँ कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कि 1665 में रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने जो है सेल डिस्कवर किया था खुद से बनाए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ठीक है, फिर हमने फर्दर डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर होते हैं जिनमें एक सेल होता है और मल्टी सेलुलर होते हैं जिनमें मल्टीपल सेल्स होते हैं। ठीक है, और फिर टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो हमने प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने इनका डिफरेंस पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जितना भी न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अनएनवेलोप्ड होता है, उसमें एनवेलप नहीं होती है आसपास कोई भी। ठीक है, और ये बिल्कुल एकदम ओपन फॉर्म में और अनसिस्टमैटिक वे में स्प्रेड होता है। ठीक है, उसके साथ हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके साथ हमने क्या पढ़ा था कि इसमें एक क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस जो करते हैं, और साथ में ही हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये मेन हमने कुछ ऑर्गेनल्स पढ़े थे जो कि प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें पढ़े थे। जबकि हमने यूकैरियोटिक में क्या पढ़ा था कि इनकी न्यूक्लियस जो इनका क्या होता है वो एनवेलप्ड होता है, सेल मेम्ब्रेन इनमें भी होती है, राइबोसोम्स इनमें भी होते हैं बट कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज के होते हैं, और साइटोप्लाज्म इनमें भी होता है बट इनके साइटोप्लाज्म में और भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल के बाहर क्या होता है, एक ग्लाइकोकैलिक्स का कैप्सूल होता है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स का कैप्सूल होता है। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिलाई, फ्लैजुला एंड सीलिया। ठीक है, ये हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी थी। यूकैरियोटिक सेल्स में हमने फिर फर्दर कौन सा ऑर्गेनल पढ़ा था, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बिल्कुल सिमिलर होता है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, सेमी परमेबल होती है, मतलब हर चीज इसके थ्रू नहीं जा सकती है, कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चीजें जैसे कि आपकी गैस हो गई, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, हमने उसके अलावा क्या पढ़ा था कि जो प्लांट सेल्स होते हैं और एनिमल सेल्स होते हैं दोनों में जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बट जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता। इससे हमने एक और कंक्लूजन क्या निकाला था, एक और कंक्लूजन उससे हमने ये निकाला था कि इसकी वजह से जो प्लांट सेल्स हैं वो होने के लिए ज्यादा क्या है, रेजिस्टेंट है, मतलब ज्यादा जल्दी बर्स्ट नहीं होंगे एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा रिकैप्चुलेशन मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आज हम अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के तरफ, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूं, ये एक सेल देख रहे हो आप, ठीक है, ये एक पूरा सेल है। नाउ बी इट अ यूकैरियोटिक सेल और अ प्रोकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, तो आप एक एग इमेजिन करो। ठीक है, आप एक अंडा इमेजिन कर लो, तो अंडे में क्या होता है, बीच में योक होता है। ठीक है, ऐसा कुछ योक सा होता है अंडे में, और उसके आसपास क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, है ना। जेली लाइक सब्सटेंस देखते हैं ना हम अंडे में, तो आप सेल को वैसा ही इमेजिन करो। ठीक है, वैसा ही इमेजिन करो कि आपका जो एग है ना, ठीक है, एग का जो शेल है उसको आप इमेजिन करो, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होता है और एक सिंगल सेल है। ठीक है, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग कि आप इमेजिन करो कि सेल का जो बाहर का शेल है वो आप उसको इमेजिन करो सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि रिजिड है, हार्ड है। ठीक है, रिजिड है और हार्ड है।
जब आपने एग बॉईल किया होगा तो आप देखोगे कि जब आप एग के शेल को रिमूव करते हो ना, तो एक पतली सी लेयर साथ में निकलती है उसकी, बड़ी सॉफ्ट सी लेयर होती है, ठीक है। तो वो आप उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इमेजिन करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इमेजिन करो। जो येलो वाला पोर्शन है उसको आप न्यूक्लियस इमेजिन करो, और जो जेली लाइक सब्सटेंस है ना, उसको आप क्या इमेजिन करो, साइटोप्लाज्म। तो कुछ ऐसा ही जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है वो आपका साइटोप्लाज्म होता है। फर्क क्या है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म की, कि जो आपका यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म है ना, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनमें फंक्शन जो है वो डिवाइडेड होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में ऐसे कोई ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता ही नहीं है वो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स का, ठीक है। तो आज हम जो ये डिस्कशन करने वाले हैं, हम ये डिस्कशन हम विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप देखो साइटोप्लाज्म आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, न्यूक्लियस, ये दिख रहा है आपको न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की खास बात यहाँ क्या है, मेम्ब्रेन है ना, एक फिक्स डिफाइंड मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पूरा नेटवर्क देख रहे हो मेम्ब्रेन का, ठीक है। ये भी आपको क्या दिख रहा है, ये भी आपको मेम्ब्रेन बाउंड दिख रहा है ना, ये मेम्ब्रेन बनी है इसकी, देख पा रहे हैं ना आप कि मेम्ब्रेन बनी है इसकी। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका भी प्रॉपर एक एनवेलोप है। यहाँ गोल्जी बॉडीज हैं, इनका भी प्रॉपर जो है वो आपका मेम्ब्रेन बना है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म एक ऐसी जगह है इन द सेल जो जेली लाइक है, और उसके अंदर वेरियस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, सारे सेल रिएक्शंस, सारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, सब कुछ बेसिकली इसी की के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड हाउ इज दैट फ्लूइड, इट इज जेली लाइक। इट कंटेन्स specialized cell organelles. Each of these cell organelles perform a specific function for the cell. Cell organelles are enclosed by membranes. In prokaryotes, beside the absence of defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में एक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में आपके सेल ऑर्गेनल्स जो कि आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो जो है आपका प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, ठीक है। On the other hand, the eukaryotic cells have a nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles as we discussed, ठीक है। तो अगर मैं साइटोप्लाज्म को कंक्लूड करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं ये बोलूंगी साइटोप्लाज्म आपका एक फ्लूइड टाइप सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर जो कि दो तरह का होता है, एक प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, एक यूकैरियोटिक। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होंगे उनके साइटोप्लाज्म में क्या होगा, वो भी जेली लाइक होगा, मगर उसमें स्पेशलाइज्ड जो ये ऑर्गेनल्स है ना, जैसे ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये उसमें एब्सेंट होंगे, ठीक है। जैसे आपने पिछली बार जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी प्रोकैरियोटिक सेल की, वो कैसी थी, ये आपका सेल वॉल था, यहाँ सेल मेम्ब्रेन था, बाहर कैलिक्स था, ग्लाइकोकैलिक्स था, ये मीजोजोम था, इधर फ्लैजुला, पाइलाई और आपके सीलिया बने हुए थे, और साथ ही साथ में क्या था, अंदर एक अनअरेंज्ड सा न्यूक्लियर मटेरियल था, और ये साइटोप्लाज्म था, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं था, और बीच में एक दो बड़े बड़े राइबोसोम्स थे, ठीक है। तो इतना ही आपका प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। वेयर ऑन द अदर हैंड यू कैन सी दिस यूकैरियोटिक सेल कि इसमें कितना डिफाइंड तरीके से यहाँ पे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं और कितने कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इस साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सेल के मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपका जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के साथ में ना कुछ मेम्ब्रेन के चैनल्स होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं, ठीक है। मतलब छोटे छोटे चैनल्स टाइप, ये देख रहे हो ना, चैनल जैसे है ना ये, इसके साथ में न्यूक्लियस के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका एक ट्यूब्स का चैनल है, ठीक है। The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes or sheets, and they look like long tubules or round or oblong bags, ठीक है, जिनको हम वेसिकल्स भी बोलते हैं। वेसिकल्स या वेसिकल्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ फिल हो या कुछ चीज प्रेजेंट हो, उसको हम वेसिकल या फिर वेसिकल बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, क्या होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना,
ये दो तरह का होता है, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है रफ। ठीक है, तो सॉफ्ट और रफ क्यों होता है, मतलब हमें कैसे पता, हम टच थोड़ी करते हैं उनको, रफ चीज वही होती है ना खुरदुरी सी, तो हमें कैसे पता, हम तो टच करते ही नहीं है। तो ये रफ क्यों होता है, अब आप देखो, ये एक एक आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है और एक आपका ये है। तो जब आप माइक्रोस्कोप में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हो ना, इनके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स बने हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्या बने हुए हैं, राइबोसोम्स। अब मैंने आपको पहले क्या बताया था कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो जब मैं माइक्रोस्कोप में एक ऐसा मेम्ब्रेन देखूंगी जिसके ऊपर राइबोसोम्स बने हैं, तो ये देखने में क्या लग रहा है, रफ, है ना। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो ये क्या लगता है आपको, थोड़ा सा रफ लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी सरफेस पे कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जिस बच्चे में कॉमन सेंस होगी, अच्छा ये देखो यहाँ पे भी ये रफ एंडोप्लाज्म, रफ लग रहा है ना देखने में सरफेस इसका, क्योंकि इसमें क्या है, राइबोसोम्स है। अब जिस बच्चे में कॉमन सेंस होगी ना, वो एक चीज इन्फर कर लेगा कि देखो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो मालूम नहीं कि वो क्या करता है, मगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसके ऊपर राइबोसोम्स है। अब राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम वहां पे ऐसे तो नहीं होंगे, उनके होने का कोई मतलब होगा। तो जब उस मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होंगे तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो कि एक बहुत लॉजिकल सी बात है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है, तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो जब उस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन होगा, तो वो प्रोटीन क्या करे, वो जब उसके ऊपर राइबोसोम होगा तो वो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बन जाएगा। तो समझ में आ रही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, आपका एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का। मेम्ब्रेन्स आपकी क्या होती है, मेम्ब्रेन्स कुछ नहीं होती है, लाइनिंग जैसी होती है। ये जो देख रहे हो ना, ये ये इनको मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, लाइनिंग जैसी जो होती है इनको मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इनका ये एक नेटवर्क सा है बस। ठीक है, भूल भुलैया देखिए ना आपने, देखा ना भूल भुलैया में कैसा होता है, ऐसा, फिर ऐसा, चैनल से बने होते हैं, तो वैसा ही है ये भी, चैनल लाइक ही है ये। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, रफ होता है और स्मूथ होता है। रफ को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी सरफेस के ऊपर हमें ये राइबोसोम्स दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस क्या आती है, रफ आती है। ठीक है, और सॉफ्ट एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल कंटिन्यूस सी दिखाई देती है, क्लीन दिखाई देती है, इसलिए हमने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो क्या है कि rough endoplasmic reticulum looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to the surface. ठीक है, the manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending upon their need. अब ये कौन सी नीड है जिसको ये फुलफिल करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, एंड देन यू विल रियलाइज कि आपकी बॉडी कितनी स्मार्ट है। ठीक है, हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं ना, यार ये तो कितना डम है। Nobody is dumb because your body is so smart that your body knows what to do and when to do. It is always about our choices. तो dumb कोई भी नहीं होता। ठीक है, your body is so smart that you have no idea about it. ठीक है, now rough endoplasmic reticulum is observed in the cell actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. As I discussed with you कि nucleus की जो outer membrane है उसके साथ ही शुरू हो जाते हैं ये। ठीक है, ऑलमोस्ट उसके आउटर मेम्ब्रेन के साथ ही शुरू हो जाता है ये मेम्ब्रेन का जो नेटवर्क सिस्टम है। ठीक है, ये तो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम सॉफ्ट के बारे में भी कुछ बात करेंगे। अब जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके दो मेन फंक्शंस है। एक तो ये लिपिड सिंथेसाइज करता है। लिपिड क्या होता है, आपका फैट होता है, फैट को हम लोग लिपिड बोलते हैं। ठीक है, लिपिड सिंथेसाइज करता है और साथ के साथ हॉर्मोन्स भी कुछ ये जो है सिंथेसाइज मतलब रिलीज करता है। ठीक है, हॉर्मोन्स भी ये रिलीज करता है। तो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड, इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। ठीक है, अब आप एक चीज इमेजिन करिए, इमेजिन आपने ये करना है कि ये जो प्रोटीन है, ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, कि ये जो प्रोटीन और लिपिड है, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड है, ये क्यों सिंथेसाइज करता होगा सेल हमारा। आप एक बार सोचो, अपने आप से पूछो कि ये क्यों सिंथेसाइज करता होगा। ये सिंथेसाइज, आपको पिछली वीडियो में मैंने क्या बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है, लिपिड से और प्रोटीन से। ठीक है,
तो ये जो लिपिड एंड प्रोटीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है, ये आपका क्या करेगा, मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करेगा। तो आप सोचो कि आपकी बॉडी कितनी स्मार्ट है कि ये सेल्फ सफिशिएंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, अंदर के ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, और अंदर के ऑर्गेनल्स क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते जा रहे हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दिया, आउटर कवरिंग, जो कि इस केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर बॉडी, करेक्ट, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर बॉडी, और something which is related to the living organism in specific, ठीक है। ये बायो का मतलब हो गया, जेनेसिस का मतलब होता है बनाना, ठीक है, टू मेक, कोई भी चीज बनाना। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, मेम्ब्रेन को खुद से बनाना। तो आपका जो सेल है वो क्या हो गया, अब इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। आपका सेल क्या हो गया, इंडिपेंडेंट या फिर सेल्फ रिलायंट। जैसे इंडिया बन रहा है सेल्फ रिलायंट, वैसे ही आपका जो सेल है वो ऑलरेडी ही सेल्फ रिलायंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम्स और हार्मोन्स। तो जो मैंने आपको कहा था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड और कुछ हार्मोन्स भी जनरेट करता है, तो वो कुछ लिपिड्स ही होते हैं जो हार्मोन की तरह लेटर ऑन एक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, although endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network of system for some of the biochemical activities in the cell, ठीक है। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट कहने का मतलब ये है कि ये हो सकता है कि किसी सेल में ये ऐसा दिख रहा हो, ये चैनल इस तरह का हो, ठीक है, इस तरह का हो सकता है किसी में ये इस तरह का चैनल हो, ठीक है, हो सकता है किसी में ये इस तरह का चैनल हो, बट वट एवर सेड एंड डन, होगा ये चैनल फॉर्म में। ये चैनल जैसा मर्जी दिखे, ये होगा हमेशा ही चैनल फॉर्म में, ठीक है। नाउ इन द लिवर सेल्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स ये हम वैसे तो पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, बट वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, बेसिकली जिनमें बैकबोन होती है ना, उन एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, जो लिवर होता है, लिवर में कितने डिटॉक्सिफाइंग, जैसे लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, बहुत सारा हैवी एनिमल मीट खाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें लेते हैं विच इज नॉट गुड फॉर अ लिवर। तो उसमें क्या होता है, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना आपके लिवर सेल्स का, ठीक है, वो क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है उन पॉइजन्स एंड ड्रग्स को, ठीक है। The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid in animal cells. Lipid-like steroidal hormones are synthesized in smooth endoplasmic reticulum. प्लीज इसको स्टार मार्क कर लो इस पॉइंट को, एंड जस्ट अंडरलाइन द पॉइंट और इसको याद कर लो, ठीक है, कि आपका एक हार्मोन होता है लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन, ठीक है, उसको सिंथेसाइज कौन करता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको सिंथेसाइज करता है। तो इस टॉपिक में से आपको स्पेसिफिकली क्या आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको एंड मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर आपको डेफिनेटली, अगर इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आया तो वो डेफिनेटली आपको प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर ही आएगा, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस प्रोटीन, या फिर उल्टा कर दिया होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस प्रोटीन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और विच इज इनकरेक्ट। इस फॉर्म में लगभग कुछ क्वेश्चन आपको आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोल्जी अपैरेटस। तो जहां आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होता है ना, जिधर से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होता है, वहां से आपका गोल्जी अपैरेटस शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आप मान लो कि आपने एक मेस खोली, ठीक है, या फिर आपने एक फूड डिलीवरिंग, चलो आप जोमैटो इमेजिन करो, स्विगी जोमैटो तो पता ही है सबको, जोमैटो इमेजिन करो। तो जोमैटो कैसे फंक्शन करता है, आपका रेस्टोरेंट होता है, ठीक है, रेस्टोरेंट होता है, वो क्या करता है, खाना बनाता है, फूड इज कुक्ड इन योर रेस्टोरेंट, ठीक है। जोमैटो क्या करता है, उस खाने को पैक करता है, उसको पैक करके क्या करता है, वो डिलीवर करता है, राइट। तो इस पूरे सेल ऑर्गेनल के केस में रेस्टोरेंट आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपका पैकेजिंग क्या है,
गोल्जी अपैरेटस। तो जब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सारे प्रोटीन्स लिपिड्स बना दिए तो उसके बाद क्या होगा, गोल्जी अपैरेटस विल कम इनटू प्ले। ठीक है, सबसे पहले ये कैमिलो गोल्जी इन द ईयर 1898 इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था इसने नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, और इसको गोल्जी बॉडीज नाम दे दिया था। इसको फटाफट नोट कर लो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको नोट कर लो, कैमिलो गोल्जी 1898। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, देखो इसमें ना बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप के सैक्स होते हैं जिनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक है, और ये ना एक टेलीफोन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, टेलीफोन कैसा होता है आपका, देखा ना आपने, फोन में भी कॉन्टैक्ट्स में जब आप देखते हो तो फोन ऐसे बना होता है, फोन का आपका कुछ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही होता है लगभग आपका फोन, है ना, और इधर से आपकी वायर होती है, तो उसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका। देखो टेलीफोन जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है ना, तो ये क्या होता है आपका टेलीफोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारी जो है ना, ये फ्लैट है, देखो फ्लैट है, और डिस्क लाइक, ये देखो ये डिस्क टाइप है ना शेप इसकी, डिस्क टाइप, वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो सैक्स है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक है, अब इसका क्या फंक्शन है, जैसे मैंने आपको बोला पैकेजिंग, तो ये क्या करता है, जो भी प्रोटीन और लिपिड बना रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, उसको ये क्या करता है, पैकेजिंग करता है उसकी। ठीक है, पैकेजिंग करके इसको क्या करता है, वो डिलीवर करवाने का इसका काम होता है, कि ये मतलब प्राइमरीली गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन इज टू पैकेज। तो अगर मैंने आपको जो ये जोमेटो वाला एग्जांपल दिया, इसमें रेस्टोरेंट क्या हो गया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, पैकेजिंग किसकी हो गई, गोल्जी अपैरेटस आपका पूरा वो पैकेजिंग कर रहा है, जैसे जोमेटो वाले करते हैं ना, पूरा सामान पैक करके उसके ऊपर टेप चिपका देते हैं जोमेटो की, है ना, तो वैसे ही आपका जो पैकेजिंग का काम है वो आपका गोल्जी अपैरेटस का होता है। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस रिमेन्स इन अ क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the Golgi apparatus before they are released from it. ठीक है, it is an important site for the formation of glycoproteins and glycolipids. ठीक है, glycolipids and glycoproteins. अब क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड से कैसे होता है डिफरेंट, ग्लाइको लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब समथिंग विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये जो ग्लाइको लग गया ना, उस ग्लाइको को आप जोमेटो की टेप समझ लो। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि हमारा रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसने खाना बनाया। ठीक है, और गोल्जी अपैरेटस आपका क्या है, गोल्जी अपैरेटस आपका जोमेटो का वो हिस्सा है जो कि खाना पैक करता है और उसके ऊपर ग्लाइको नाम की टेप चिपका देता है। ठीक है, ग्लाइको नाम की टेप चिपका के जो लिपिड्स और प्रोटीन है वो क्या हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। और अब ये क्या होंगे, अब ये आगे इनकी होम डिलीवरी होगी, जैसे जोमेटो वाले भैया फिर आपके घर आते हैं ना खाना लेकर, वो जो खाना रेस्टोरेंट ने बनाया जिसके ऊपर जोमेटो की टेप चिपकी है वो आपके घर आता है, उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो खाना बनाया है, जोमेटो उसको पैक करके उसके ऊपर ग्लाइको वाली टेप चिपका के उसको अब होम डिलीवरी करानी है। ठीक है, होम डिलीवरी कैसे होगी, होम डिलीवरी होगी एक ऐसे ऑर्गेनल से जो कि गोल्जी अपैरेटस ही बनाने में हेल्प करता है, विच इज कॉल्ड एज लाइजोसोम, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो आपके वो डिलीवरी वाले भैया है ना, डिलीवरी भैया आते हैं ना, डिलीवरी पार्टनर, दिस इज योर लाइजोसोम। तो वो जो खाना रेस्टोरेंट से बनकर आया है, जो खाना पैक हुआ है, वो आपके जिसके ऊपर ग्लाइको वाली टेप चिपकी है, वो होम डिलीवर कहाँ से होगा, लाइजोसोम करेगा उसको होम डिलीवर। ठीक है, दीज आर लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव सिस्टम्स। दीज एंजाइम्स आर आल्सो मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये बेसिकली कुछ ऐसी सैक्स होती है ना जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलेसिस होते हैं इनके अंदर, लाइपेजेस होते हैं इनके अंदर। ठीक है, ये कुछ नाम है उन एंजाइम्स के जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइपेजेस चाहे तो नोट कर लो, लाइपेजेस और हाइड्रोलेसिस। और ये भी कहाँ आपके बनते हैं, ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है आपका, जो मैंने आपको बताया था ना कि जो बचे हुए प्रोटीन्स होते हैं, बचे हुए लिपिड्स होते हैं, ये एंजाइम्स और हार्मोन्स का फॉर्म ले लेते हैं, तो वही है ये। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स और सुसाइडल सैक्स। अब इनको सुसाइडल बैग्स और सुसाइडल सैक्स क्यों कहते हैं, ठीक है, इनको सुसाइडल बैग्स और सुसाइडल सैक्स इसलिए बोलते हैं कि सपोज करो, मान लो कोई भी एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल आपके सेल के अंदर आ गया। ठीक है,
तो इससे पहले वो एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल मल्टीप्लाई करे, ठीक है, नेक्स्ट सेल को भी इन्फेक्ट करे, तो ये लोग क्या करते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड कैसे कर लेते हैं? ये जो सैक है ना, जिसके अंदर एंजाइम्स हैं, और मैं बता दूं बहुत एसिडिक एंजाइम्स हैं, ये जो लाइपेजेस और हाइड्रोलेसेस है ना, ये फूड डाइजेशन में भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये पूरा फूड डाइजेस्ट कर सकते हैं, इतना एसिडिक होते हैं ये। तो ये क्या करती है, ये सैक रप्चर हो जाती है और ये सारे एंजाइम्स बाहर आके सेल को खुद ही डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम बोलता है इससे पहले कि ये मुझे और मेरे पड़ोसियों दोनों को इन्फेक्ट करे, मैं क्या करता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊंगा, सेल तो मर ही जाएगा, साथ में ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म भी जो है वो मर जाएगा। फॉरेन ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, for example, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cells, and this process is called autolysis. Please star mark it, ठीक है। And during the these also help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelle. अब मान लो किसी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया तो पड़े पड़े सड़ नहीं जाएगा और वो पूरे सेल को डैमेज कर देगा, फिर एडजेसेंट सेल्स को भी डैमेज करके इन्फेक्ट कर देगा, तो इसलिए ये क्या करता है, ये सुसाइड परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। So the isolated lysosome vesicles have been found to be very rich in almost hydrolytic enzymes, hydrolases, lipases, proteases and carbohydrates, ठीक है, which are acidic in nature, ठीक है, and these enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and acids, ठीक है। तो अब देखो, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, लिपिड को डाइजेस्ट करता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट आराम से कर पाएगा। और क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा, ग्लाइकोलिपिड से भी बनी होती है, तो ग्लाइकोलिपिड मतलब क्या, ग्लाइको माने कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स को भी ये डिसॉल्व कर लेगी, ठीक है। तो समझ रहे हो हाउ इंटेलिजेंट योर बॉडी इज। अब नेक्स्ट आपका आता है वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल है, वैक्यूल। अब वैक्यूल का है ना, ये डिफरेंस वाला पॉइंट आ जाता है, होता दोनों में है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। प्लांट सेल में बड़ा होता है, ठीक है, एनिमल सेल में छोटा होता है, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, बड़ा होता है, देख रहे हो। अब इसमें देखो, एनिमल सेल में देखो, जो मेजॉरिटी है आपका वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि ये गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कंप्राइज कर रही है, ठीक है। ये 90% या ऑलमोस्ट 70% तो कर ही रही है, बट सेल में क्या हो रहा है, 70% से लेकर 90% जो है वो आपका वैक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है, जहां पे वैक्यूल क्या कर रहा है, बहुत छोटा परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यही एक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के वैक्यूल में, ठीक है। So the vacuole is the membrane-bound space found in cytoplasm. It contains water, sap, excretory product and other materials which is not useful for the cell. अब देखो, आपका खाना हो गया डिलीवर, ठीक है, जोमेटो से आपका खाना हो गया डिलीवर, ठीक है। अब जो खाना बच गया, ठीक है, जो खाना बच गया वो कहाँ जाएगा, फ्रिज में, फ्रिज में जाएगा। तो ये आपके सेल का फ्रिज है। जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो हमको नहीं खाना है या जो बाद में खाना है या जो हम बिल्कुल वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये आपका फ्रिज है, फ्रिज या फिर आपका डस्टबिन, ठीक है। फ्रिज इन टर्म्स ऑफ वाटर एंड सैप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के टर्म्स में डस्टबिन। तो आपका फ्रिज और डस्टबिन जो है वो आपका वैक्यूल है, ठीक है। अब वैक्यूल जो होता है ना, उसके आसपास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है, तो लिख लो इसको, इट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। Now in plant cells, the vacuole can occupy up to 90% of the volume of the cells of the various small vacuoles, ठीक है। तो आपके जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन, अब जहां पे भी वर्ड आए ना ऑस्मो, ऑस्मो का मतलब समझ जाना वहां पे कोई फ्लूइड है, ठीक है, ठीक है, फ्लूइड है, प्रोबेबली वाटर बट नॉट नेसेसरीली, ठीक है। प्रोबेबली मतलब कि
मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाटर की बात हो सकती है, बट जरूरी नहीं है हर बार वाटर के ही टर्म्स में हो, ठीक है। ऑस्मो का मतलब है फ्लूइड, रेगुलेशन का मतलब है उसको मैनेज करना, रेगुलेट करना, ठीक है। तो वाटर का जो रेगुलेशन है, अंदर आना है, बाहर जाना है, क्या करना है। अब अमीबा तो सिंगल सेल है ना बेचारा, अमीबा तो सिंगल सेल है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेसिव वाटर पी लेते हैं, तो उसको कैसे निकाल लेते हैं, यूरिन की फॉर्म में निकाल लेते हैं ना, या फिर ब्लैडर है होल्ड भी कर लेते हैं। काफी बार हम लोग होल्ड भी करके रखते हैं ना, प्रेशर जब बहुत ज्यादा हमको यूरिन आता है, तो उसी हिसाब से। अब बट अमीबा तो क्या है, सिंगल सेल है, अमीबा आपका सिंगल सेल है। वो बेचारा क्या करेगा, उसके पास तो ऐसा कोई एक्सक्रीटरी बॉडी पार्ट है ही नहीं, तो उसको उसी सेल के हिसाब से अपना वाटर जो है वो रेगुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, बर्स्ट नहीं हो जाएगा। आपका तो क्या है, आपने अगर ज्यादा देर कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, अगर ज्यादा देर कंट्रोल नहीं किया, सॉरी ज्यादा देर आप ज्यादा पानी पी लिया आपने, ज्यादा पानी पी के नहीं इमिडिएटली वॉशरूम गए, तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, आप कंट्रोल कर लोगे, बिकॉज आपके पास मसल्स हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं यूरिन को। बट अमीबा बेचारा वो तो नहीं कर सकता, वो तो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंगल सेल है ना बेचारा, बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, अमीबा में जो वैक्यूल है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एंड इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट्स, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। जब आपका फूड पार्टिकल उन्होंने इनगल्फ किया, उसी वक्त जो है वो फूड वैक्यूल के फॉर्म में बन जाते हैं। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। ये जो सेल है ना, इनमें सैप होता है जिससे और रिजिड बन जाता है सेल आपका। Now these include amino acids, sugars, various acids, organic acids and some protein। जो आपका ये सेल सैप है ना, ये आपका अमाइनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन्स जो है इसमें कैरी करता है, ठीक है। नाउ अब आप एक टर्म सुनो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ये जो आपका पूरा मैंने जोमैटो वाली कहानी सुनाई ना आपको, बस ये जोमैटो वाली कहानी आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। रेस्टोरेंट, पैकेजिंग एंड डिलीवरिंग, ठीक है। और डिलीवरिंग के बाद क्या, फ्रिज एंड डस्टबिन। तो ये सब आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। तो क्या क्या आया इसमें, हमने क्या पढ़ा है, रेस्टोरेंट क्या है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पैकेजिंग में कहाँ होती है आपकी, गोल्जी अपैरेटस में, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस के बाद कहाँ जाता है, डिलीवरी होती है, डिलीवरी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। उसके बाद डस्टबिन और आपका फ्रिज क्या है, वैक्यूल। डस्टबिन क्यों, अगर आपका कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और फ्रिज कब, जब आपका सेल सैप या फिर वाटर है, ठीक है। So the endomembrane system includes endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles since their functions are coordinated, ठीक है। क्योंकि इनका coordinated function है ना इनका, तो इसको हमने एक ही सिस्टम का नाम दे दिया endomembrane system। Since the function of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated, अब mitochondria का इनसे क्या लेना देना है ना, वो तो बिल्कुल अलग काम कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट है वो भी इनसे बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। They are not coordinated with the above components, so they are not considered to be a part of endomembrane system। अब आप ये देखो कितना ब्यूटीफुली डायग्राम दिया हुआ है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हो। अब माइक्रोस्कोप पे तो ये रफ ही दिखेगा क्योंकि इसमें राइबोसोम है, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप, उसके इमीडिएटली बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो गया है। ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे कोई राइबोसोम नहीं है, तो ये स्मूथ दिख रहा है। ये आपका टेलीफोन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, गोल्जी अपैरेटस, कितनी सारी सैक्स और डिस्क शेप का ये है ना, डिस्क शेप यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी है। और ये आपका लाइसोसोम है विच इज ऑल्सो इन क्लोज एसोसिएशन विद गोल्जी अपैरेटस। खाना फिर यहाँ से होता हुआ लाइसोसोम में जाता है, जहाँ पे ये डिलीवर करता है वेरियस जगहों पे। और ये इसका वो बर्स्ट वाला, सुसाइडल वाला मैकेनिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो ना, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रियाज आर नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ सेल, स्टार मार्केट। माइटोकॉन्ड्रियाज हैव टू मेम्ब्रेन। अभी तक हम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, फिर आपका गोल्जी अपैरेटस होता है, ये सब क्या है, ये आपके सिंगल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, देख रहे हो, एक ये मेम्ब्रेन, एक ये लाल लाल सी जो मेम्ब्रेन दिख रही है ना,
ये डबल मेम्ब्रेन है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। अब आप सोचो, ठीक है, आपने कभी इमेजिन किया है कि आपकी इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कितनी कर्ल्ड होती है आपस में ही ना, इतनी लंबी, बट येट इतनी कर्ल्ड। ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है ताकि आपका एब्जॉर्प्शन को ज्यादा से ज्यादा जगह मिल पाए, ठीक है, जो आपका फूड है वो ज्यादा से ज्यादा जगह ले पाए, उसको ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिल पाए। सेम इसका भी रीजन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वहां से चीजें जो है अंदर की तरफ आती हैं, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना वो फोल्डेड है। फोल्डेड क्यों है? ताकि रिएक्शंस के लिए ना सरफेस एरिया मिल जाए, surface area increase हो जाए for your reactions, ठीक है। These folds increase surface area for ATP generating chemical reactions. The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. ATP का full form memorize कर लो, adenosine triphosphate, ठीक है। अब आप जो भी चीज करते हो, रेस्पिरेशन करते हो, अब सी आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो, इवन फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो मेडिकल बैकग्राउंड है उनको पता ही होगा इन डिटेल, बट फॉर दोज जिनको नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ। जैसे रेस्पिरेशन जो होती है, डाइजेशन जो होती है, आप ऑब्वियसली ये चीजें कैसे करोगे जब आपके पास एनर्जी नहीं होगी? कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो ये चीज फैसिलिटेट करवा रही है आपको। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको अचानक ही यू आर गेटिंग टायर्ड, ठीक है, आपको अचानक से यू आर फीलिंग हंग्री, ठीक है, ये क्यों होता होगा? टायर्ड हो, टायर्ड का मतलब क्या है? बॉडी थक चुकी है, बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी है, बहुत काम कर लिया आपने, आपने बहुत एनर्जी स्पेंड कर ली है, नाउ योर बॉडी इज नॉट रेडी टू डू परफॉर्म एनी मोर केमिकल रिएक्शंस फॉर दिस मोमेंट, इट नीड्स रेस्ट। मतलब केमिकल रिएक्शंस तो चलते ही जाते हैं, बट नाउ आपकी मसल्स जो है वो वेयर आउट हो रही है, ठीक है। और हंग्री, भूख क्यों लगती है? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस करने हैं, आप खाना ही नहीं खाओगे तो न्यूट्रिएंट कहाँ से आएंगे? जब न्यूट्रिएंट ही नहीं आएंगे आपके बॉडी के पास तो वो केमिकल रिएक्शंस ही कैसे होंगी? एटीपी कैसे रिलीज होगा, ठीक है। और एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसको भी स्टार मार्क कर लो। व्हाट इज known as the energy currency of the cell? It is your ATP, adenosine triphosphate, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की भी जो ये डेफिनेशन है इसको स्टार मार्क कर लो, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, ठीक है। मैकेनिकल वर्क यानी चलना, भागना, स्विमिंग करना, डांस करना, ठीक है। मैकेनिकल इज दैट। Now mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and their own ribosome. अब इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये भी जो है आपका सेल्फ रिलायंट है, अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज करता है भाई, अपना खुद का डीएनए सिंथेसाइज करता है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपना इंडिपेंडेंटली एक सेल में परफॉर्म कर रहा है। आपको एनर्जी चाहिए या आपको एनर्जी दे रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। Which organelle has its own has its own DNA and protein? It is mitochondria। आगे चल के आप पढ़ोगे क्लास टेस्ट में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins, and mitochondria are the site of aerobic respiration. Aerobic respiration होती है respiration which takes place in presence of oxygen, और anaerobic कौन सी होती है? which takes place in presence of absence of oxygen, ठीक है। तो आप जब भागते हो, व्हेन यू रन, तो आपको सांस नहीं आती ना, सांस फूलती है, बट जिंदा तो रहते हो फिर भी। क्यों रहते हो? क्योंकि तब आपकी बॉडी क्या करती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन की ना एक खास बात है, जब भी आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, उससे आपका जो प्रोडक्ट है ना वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि आपके मसल्स में स्टोर हो जाता है। तो जब भी आप भागते हो तो फिर क्या होता है? क्रैम्प्स पड़ जाते हैं ना बॉडी में, तो वो इसी लैक्टिक एसिड के स्टोरेज की वजह से होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर माइटोकॉन्ड्रिया। सो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू मेमोराइज? पहला, ये पावर हाउस है ऑफ द सेल, ठीक है, दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है। क्यों होती है? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए फॉर योर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। फिर एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। बॉडी एटीपी किस लिए यूज करती है? केमिकल कंपाउंड्स जनरेट करने के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए और मैकेनिकल वर्क के लिए, ठीक है। और
माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसका खुद का डीएनए भी है, खुद का राइबोसोम भी है, मत माने वो अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, मसल्स में होती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, बट जो आपकी रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होती है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रुको मैं इसको क्लियरली लिख लेती हूँ, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ होती है, मसल्स में होती है। इससे क्या प्रोड्यूस होता है, इस रेस्पिरेशन के बाद लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि मसल्स में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स है वो पेन करते हैं। नेक्स्ट आ गया प्लास्टिड अगेन। प्लास्टिड्स क्या करते हैं, आपका कलर इम्पार्ट करते हैं। अब प्लास्टिड्स की क्या बात है खास, कि ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। दिस इज द कैच, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ये प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है। एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। अब प्लास्टिड्स का क्या है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब आपके क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं आपके, ठीक है, कलर प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट भी आता है एक, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये लिखते जाओ साथ साथ, नोट्स बनाओ इसके, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या होता है, सबको पता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होता। किस कलर का होता है क्लोरोफिल, पिंक कलर का नहीं, किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो लीव्स में दिखते हैं ना, ग्रीन कलर, वो आपका क्लोरोफिल होता है, ठीक है। सो नाउ क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स अ पिगमेंट क्लोरोफिल which is known as क्रोमोप्लास्ट containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी थाइलाकॉइड्स होती हैं। थाइलाकॉइड्स क्या होती हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ये थाइलाकॉइड। बहुत सारी थाइलाकॉइड्स को इकट्ठे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राना बोलते हैं, ठीक है। जब एक से ज्यादा थाइलाकॉइड की डिस्क होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रानम बोलते हैं या फिर ग्राना बोलते हैं। ग्राना इज द प्लूरल फॉर्म, ग्रानम इज द सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो क्या होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रानम या फिर ग्राना, उस एक ग्राना में होता है थाइलाकॉइड, उस एक थाइलाकॉइड में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, आपका फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। So chloroplasts are important for photosynthesis and also they contain yellow and orange pigments in addition to chlorophyll, ठीक है। ये बेसिकली आपके जो भी देखा ऑटम में लीव्स हो जाते हैं ना, ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं ऑटम के उसमें, तो ये इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। सो ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल या फिर प्रोटीन्स जो है वो स्टोर होते हैं, ठीक है। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बट देख लेना इसको भी। The internal organization of chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in a material called stroma। तो आपका ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसके अंदर भी एक फ्लूइड लाइक वो स्ट्रोमा सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका भी सेम है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, 2 मेम्ब्रेन इसमें भी होती हैं, ठीक है। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है और इसमें भी डीएनए है आपका। बट अब डीएनए दोनों में है, लेकिन जो आपका ये पॉइंट नोट कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना आपका, उसका डीएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसका, सिंगल ऐसी स्ट्रैंड है डीएनए की। इसमें क्या है, डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा दिखता है, ऐसा, और डबल स्ट्रैंडेड क्या होगा, ऐसा, ठीक है। तो जो प्लास्टिड्स है उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और राइबोसोम है और 2 मेम्ब्रेन लेयर्स है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी डबल मेम्ब्रेन लेयर्स है, राइबोसोम्स है, बट उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो डीएनए है, ठीक है। लाइक क्लोरोप्लास्ट, like mitochondria, chloroplasts are also double membrane bound, ठीक है। Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable and the space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma as we discussed, ठीक है।
A number of organized flattened membranous sacs called thylakoids are present in the stroma, and these are arranged in stacks and piles of coins called grana or the intergranal thylakoids. ठीक है, जो मैंने आपको बताया. ठीक है, तो इसमें आपको क्या रिवाइज करना है? द मेन कैच फ्रॉम दिस स्लाइड इज कि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, दूसरा इसमें क्या करना है, दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है. क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, इसको कलरलेस प्लास्टिड्स भी बोलते हैं, और ये क्या करता है, ऑयल, प्रोटीन, स्टार्च ये स्टोर करके रखता है. जो आपके क्रोमोप्लास्ट है उसमें एक तरीके का आपका आता है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेन, जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, हाँ, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर, और इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है. उस स्ट्रोमा के अंदर कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस पूरे डिस्क के स्ट्रक्चर को हम लोग ग्राना बोलते हैं, और उस ग्राना के एक सिंगल कॉइन को हम बोलते हैं थाइलाकोइड. थाइलाकोइड के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कि आपका फोटोसिंथेसिस करवाता है. ठीक है, एंड जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें अपना प्रोटीन होता है जो कि राइबोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं, अपना डीएनए होता है, बट डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इसमें अपने क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जैसे ये देखो, ये इसकी बात करी थी मैं, ऐसा सा दिख रहा है ना, ये कुछ गोल 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 से दिख रहे हैं, ये डबल मेम्ब्रेन, देखो पहली मेम्ब्रेन और ये दूसरी मेम्ब्रेन. वैसे ही ये पहली मेम्ब्रेन, ये दूसरी मेम्ब्रेन, ये जो दिख रहा है ये स्ट्रोमा है आपका, ये जो अंदर स्पेस है ना ये स्ट्रोमा है, और ये जो पूरा डिस्क है, ये पूरा एक डिस्क है, इसको बोलेंगे ग्रैनम, सिंगुलर है ना. और ये पूरी स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली बोलेंगे ग्राना. और ये जो एक ऊपर कॉइन है ना, इसको बोलेंगे थाइलाकॉइड. ठीक है, और इस एक थाइलाकॉइड में क्या होगा, क्लोरोफिल, जो कि लीव्स को ग्रीन कलर इंपार्ट करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया था इन द ईयर ऑफ 1831, जो कि हमने पिछली वीडियो में ही पहले डिस्कस कर लिया था. ठीक है, लेटर इसको और स्टेन किया गया, और उसमें एक और मटेरियल मिला जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन. अब क्या होता है ना, जब आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता ना, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बड़ा ही फाइब्रस प्रोटीन सा कंडेंस्ड फॉर्म में आपको मिलता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, और एक न्यूक्लियोलाई मिलती है आपको. ठीक है, स्फेरिकल बॉडीज होती हैं ये होता है जब आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता. ठीक है, तो सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा होता तो क्या होता है, आपका एक क्रोमैटिन, एक न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स टाइप होते हैं ये. ठीक है, फाइबर टाइप होता है ये आपको मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल. इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल, जब सेल आपका डिवाइड नहीं कर रहा होता. बट उसके बाद क्या होता है, जब आपका सेल डिवीजन के फेज में आ जाता है ना, तो ये जो क्रोमैटिन है ना, ये डिसअपेयर होने लग जाते हैं, और आपके ऐसे रॉड शेप स्ट्रक्चर्स आपके दिखते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स. ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं. ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स है, 46 इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स. ठीक है, और उनमें से एक पेयर हमेशा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये कमिंग जनरेशन का सेक्स जो है वो डिस्क्राइब करता है. ठीक है, द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग अगेन विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसको स्टार मार्क कर लो. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside of the nucleus to its outsides, which is to the cytoplasm. ठीक है, so not much is to be asked from this topic except कि ये सबसे पहले describe किसने किया था. ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर कि इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर और नॉट. और थोड़ा बहुत ये भी कि जब सेल डिवाइड नहीं करता तब उसमें न्यूक्लियोलाई और क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, बट जब आपका सेल डिवाइड करने के स्टेज पे आता है तो वो क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स. अब अगेन क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और क्या होगा क्रोमोसोम्स में, ये देख रहे हो, ये है क्रोमोसोम, दिस इज योर क्रोमोसोम, ये आपका डीएनए है, दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. दो स्ट्रैंड्स है ना इनमें, आपस में ऐसे रिबन फॉर्म में अरेंज्ड है, और ये आपके क्या आ गए, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, क्रोमोसोम्स. ठीक है, अब ये देखो, ये जो है ना आपका, ये है क्रोमैटिन, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है आपकी, ये आपकी क्रोमैटिन है, और ये न्यूक्लियोलस है आपका. एक सिंगल को न्यूक्लियोलस बोलते हैं, डबल को मतलब मोर देन वन को न्यूक्लियोलाई बोलते हैं. ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोलाई हो गया. ठीक है, तो ये अब जब आपका स्टेजिंग डिवाइड की स्टेज में आ जाएगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन जाएगा. ठीक है,
सो अब क्या होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर भी तो करनी है ना, ट्रेट्स भी तो ट्रांसफर करने हैं, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। सो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में होते हैं क्रोमोसोम्स जिनमें होती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन स्टार मार्केट, जो स्टार मार्केट की डीएनए क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। अब डीएनए क्या होता है ना, ये आपका बेसिकली इंफॉर्मेशन जो भी नेक्स्ट सेल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट होना है, कैसे डिवाइड करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में होती है। डीएनए में जीन्स भी होती है, इनका फंक्शनल सेगमेंट जो होता है ना उसको जीन्स बोलते हैं। फंक्शनल सेगमेंट्स एज इन कि बच्चा कैसा होगा, उसकी शक्ल कैसी बनेगी, नाक कैसी होगी, मुंह कैसा होगा, ये जो फंक्शनल होते हैं। अच्छा, एंड हमेशा फिजिकल ट्रेट्स नहीं होते जीन्स, कुछ नेचर वाइज भी, जैसे अगर मेरे पेरेंट्स जॉली हैं तो मेरे अंदर भी वही जीन्स आएंगे। अगर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा इंट्रोवर्टेड है, नहीं ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, तो मेरे अंदर भी वही ट्रेट्स आएंगे। ठीक है, सो नाउ इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ क्रोमैटिन मटेरियल, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। एंड क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज एन इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड, धागे जैसा, जो इंटैंगल गुंजन पड़ी हुई धागा, धागा देखा है ना कभी, धागे को ऐसे गुचर मुचर करके रख दो तो कैसा होगा, वैसा ही आपका क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो दिखाई पड़ता है आपको। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, ये कुछ आपकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। गोल्जी अपैरेटस कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, किस लिए मिला था, फॉर हिज वर्क इन द नर्वस सिस्टम। ठीक है, राइबोसोम किसने किया था, जॉर्ज पैलेड ने किया था डिस्कवर। ट्रिपल हेलिकल अच्छा, अब जब आप अपनी एनसीईआरटी देखते हैं ना, एनसीईआरटी के हर पेज के पहले ना एक साइंटिस्ट होते हैं, तो क्या होता है ना, हम वो साइंटिस्ट को बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं, इतनी बड़ी फोटो लगी होती है बट उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डिजायर टू लर्न में उसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये जो चैप्टर है उसके पहले आपका जीएन रामचंद्रन जी के बारे में मेंशन था, इनको क्यों मिला था जो नोबेल प्राइज था, इनको क्यों, नॉट नोबेल प्राइज बट ये क्यों इनका वर्क फेमस था, फॉर ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। ठीक है, देन आपका माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनफोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, अब देखो हमने यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये माइटोकॉन्ड्रिया था ना, हमने देखा था इसकी इनर मेम्ब्रेन जो थी ऐसे फोल्डेड थी, इस इनर फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। एंड ऑन दी अदर हैंड गोल्जी अपैरेटस, इसका ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने, सिस्टर्ने। ठीक है, ये हो गया क्रिस्टे, क्रिस्टे इज व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड सिस्टर्ने इज व्हाट, गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, दिस इज योर सिस्टर्ने। थाइलाकोइड्स क्या है, फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स है इन द स्ट्रोमा, जो हमने डिस्कस की। ठीक है, तो अब ये मतलब प्रोसीजर क्या आपका, किस पाथवे को फॉलो करते हैं, जो हमने जोमेटो वाला मैकेनिज्म फिगर आउट किया था, रेस्टोरेंट, फिर उसके बाद पैकेजिंग, उसके बाद आपका टारगेट एरिया में कौन लेकर जाएगा आपको, लाइसोसोम लेकर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वैक्यूल, जो आपका एक्सेस स्टोर्ड है वो वैक्यूल में स्टोर्ड होगा, और जो ये क्या आपका है, रेफ्रिजरेटर और डस्टबिन, और वेस्ट भी कहाँ पे मैनेज होगा, लाइसोसोम में होगा। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नेम एन ऑर्गेनेल विच सर्व्स एज द प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेल। तो ये क्या होगा, पैकेजिंग कहाँ होती है, रेस्टोरेंट के बाद चीज कहाँ जाती है पैकेज होने, गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, द आउटर मोस्ट बाउंड्री इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर यहाँ पे सेल वॉल होता, ऑप्शन एक मान लो नन ऑफ दी अबव की जगह सेल वॉल होता, और यहाँ पे प्लांट सेल होता, ठीक है, तो आप क्या करते, सेल वॉल टिक करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इनसाइड ऑफ द सेल इज नोन एज, तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्रोसेस इन विच द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल्स इज डन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज इट, बताओ, इट इज योर एंडोसाइटोसिस। हालांकि जो एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के भी थ्रू होता है, बट उसको हम इंजेक्शन नहीं बोलते हैं, दैट इज नॉट इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब कोई भी चीज अंदर आना इन द फॉर्म एज इन फूड,
आपका इंजेक्शन किस टर्म में रिलेटेड होता है, फूड के टर्म में होता है, ठीक है, दैट इज एंडोसाइटोसिस। और ये और कौन परफॉर्म करता है, अमीबा भी परफॉर्म करता है, ठीक है। और अमीबा के अंदर एक और चीज क्या होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, जो कि क्या रेगुलेट करता है, वाटर का इनकमिंग एंड एक्सक्रीशन। Which of the following sentences is not correct about the organelles? ठीक है, they are found in eukaryotic cells, they are found in multicellular organisms, they coordinate to produce the cell, they are small sized and mostly internal। ठीक है, तो यूकेरियोटिक सेल्स में होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ये तो बात करेक्ट है, ठीक है। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। नॉट ऑलवेज, आई मीन इन द सेंस कि सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक ही होंगे, बट सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। सो आई कैन से ऑल यूनिसेल्युलर organisms are prokaryotic, but all multicellular organisms are not eukaryotic। ठीक है, ये भी लिख लो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस अ सेल, इट इज रॉन्ग। सेल प्रोड्यूस करने का काम किसके ऊपर है, वो जिम्मा न्यूक्लियस का है। एंड दे आर स्मॉल साइज्ड एंड मोस्टली इंटरनल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। This is the correct option, C. C is the statement which is not correct. Name an organism that contains a single chromosome and cell division occurs through fission or budding. तो इसका आंसर मार्क कर लो, बैक्टीरिया, ठीक है। This is for your knowledge purpose. ये क्वेश्चन आया है सीडीएस में, ठीक है, आया हुआ है। बाइनरी, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिशन बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is correctly matched? Mycoplasma is the smallest cell, ostrich egg is the largest isolated cell, human blood cells is 0.6 micrometer and longest cell is the human nerve cell। तो smallest mycoplasma PPLO बताया था आपको, ठीक है। ostrich egg largest isolated single egg, बिल्कुल करेक्ट। human blood cell is 0.6 micrometer, it is wrong, it is 0.7 micrometer, ठीक है, ये नोट कर लेना। एंड जो लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमंस है वो नर्व सेल है, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है, 3 पेयर्स। A protein synthesized in endoplasmic reticulum is to be sent to the chloroplast. How many single membrane layers will it have to cross? This is the most difficult kind of a question that can be asked, ठीक है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल तो जा ही नहीं सकता है इस टॉपिक में से। इमेजिन करो ये सेल है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ, और ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। इधर से खाना इधर जाना है, तो बताओ कितने सिंगल मेम्ब्रेन लेयर्स इसको क्रॉस करने पड़ेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये कहाँ जाएगा, पैकेजिंग के लिए जाएगा, गोल्जी अपैरेटस में जाएगा, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस के बाद कहाँ जाएगा, लाइसोसोम में जाएगा, ठीक है। लाइसोसोम के बाद कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो एक मेम्ब्रेन इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्रॉस की, एक इसने गोल्जी अपैरेटस की क्रॉस की, और एक इसने लाइसोसोम की क्रॉस की। तो टोटल कितनी लेयर्स इसने सिंगल लेयर क्रॉस की, 3 सिंगल लेयर्स इसने क्रॉस की, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो क्या है, सेंट्रोजोम है, नहीं है, प्लास्टिड है, नहीं है, क्रोमैटिन है, नहीं है। तो आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर उसके बाद गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ठीक है। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन आर अ पार्ट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च हो। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जो कि कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हो। अब जैसे ये मैंने आपको टेस्ट ट्यूब का एग्जांपल तब भी दिया था, इसमें ज्यादा पानी है, इसमें कम पानी है, तो ये पानी ऑटोमेटिकली इस तरफ को मूव होने लगेगा। या एक चने को आप रखते हो ना पानी में ओवरनाइट भिगाने के लिए, सुबह तक देखो तो फूल गया होता है, तो क्या आपने चने को कोई एनर्जी प्रोवाइड की थी, नहीं की थी,
नहीं की थी ना, वो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर जो होता है वो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में अकर करता है, नोट कर लो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटग्रोथ्स आर यूज्ड फॉर मोबिलिटी? याद करो फिर, मोटिलिटी पर्पस के लिए जो हमने स्लाइड पढ़ी थी क्या थी? फ्लैजिला। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which of the following statements is correct? Nucleus is known as the brain of the cell. Nucleus and plastids are similar in the sense of having double membranes, own ribosomes and DNA, and plant cells unlike animal cells lack nucleolus. ठीक है, तो nucleus is known as the brain of the cell, this is correct. nucleus को brain of the cell भी बोला जाता है। ठीक है, nucleus and plastids जो होते हैं similar होते हैं क्योंकि इनमें डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड जो प्लांट सेल्स हैं और जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स हैं ये अनलाइक है, बिकॉज प्लांट एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस होता है, प्लांट्स में नहीं होता, ये भी करेक्ट है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका ऑस्मो रेगुलेशन करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एंड लाइसोसोम ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब सुसाइड, ऑटो मीन्स सेल्फ और लाइसिस मीन्स डाई, तो सेल्फ डेथ जो है वो लाइसोसोम करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑस्मो रेगुलेशन करता है? नहीं करता। कौन करता है ऑस्मो रेगुलेशन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको क्या बताया था, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? पानी को रेगुलेट करना। तो वो क्या करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये वाला पेयर आपका करेक्टली मैच नहीं है, तो आंसर क्या है? ओनली वन पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, सो अब इन जनरल एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, जो गोल्जी अपैरेटस होता है ना, इसका और एक नाम है, इसको गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, नोट कर लेना साथ में। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और इसी के साथ में लाइसोसोम्स जो है ना, इनका भी ऑल्टरनेट नेम क्या है? सुसाइडल बैग्स या फिर सुसाइडल सैक्स। ठीक है, सैक्स मतलब बोरी है ना, सुसाइडल बैग या फिर सुसाइडल सैक्स। ठीक है, तो ये भी चीजें नोट कर लेना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which organelle in the cell other than nucleus contains DNA? या IS प्रीलिम का क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, आपका क्या आंसर आएगा इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका अपना क्या होता है? DNA होता है। और इसके अलावा क्या होता है? एक और प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड में भी अपने DNA प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, How many statements are correct regarding the general difference between plant and animal cell? Again, IS prelim, अभी 2 साल पहले IS prelims का क्वेश्चन आया है। ठीक है, plant cells have cellulose walls while the animal cells do not. Absolutely correct. Plant cells की cell wall किससे बनी होती है? Cellulose से। फंजाई की किससे बनी होती है? काइटिन से। ठीक है, ओके। अब प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स, गलत है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स में भी होती है, एनिमल सेल्स में भी होती है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होती है। ठीक है, mature plant cells have one large vacuole while the animal cells have many small vacuoles. ठीक है, तो this statement is also correct. ठीक है, मैंने बताया था ना प्लांट्स में 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो only 2 statements are correct. ठीक है, 1 and 3, क्योंकि आजकल पैटर्न चेंज हो गया ना यूपीएससी का, वो अब तो आता नहीं है 1 and 3 इज करेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट। उनको पता है आप स्मार्ट हो, एलिमिनेट कर देते हो, तो अब ये इस फॉर्म में आता है। तो कोई मतलब कोई हिट एंड ट्रायल वाला तो सिस्टम रहा ही नहीं है ना, हिट एंड ट्रायल वाला सिस्टम अब है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, द सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल एंड प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज apoptosis, aging, degeneration and necrosis. This is called apoptosis. Apoptosis and autolysis जो मैंने आपको बताया था ना, दोनों सेम है। apoptosis and autolysis, इसको स्टार मार्क कर लो, IAS प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्रोसिस
नेक्रोसिस क्या होता है? ये होता है सेल डेथ इन केस ऑफ एनी इंजरी या इन्फेक्शन। हालांकि आपके मतलब का नहीं है ये, बट एक्स्ट्रा नॉलेज हैज नेवर हार्म्ड एनीबॉडी। तो नेक्रोसिस क्या होता है? आपका सेल डेथ होता है जब कोई इंजरी या इन्फेक्शन हो जाती है। एजिंग, यू नो, एज के साथ बढ़ना, एज के साथ जब आप बढ़ते जाओगे तो सेल्स क्या होते जाएंगे? आपके डीजेनरेट होते जाएंगे, है ना, फंक्शन अपना लूज करते जाएंगे। Which of the following cell organelles plays the most significant role in protein synthesis? अब देखो लॉजिक वाला ही क्वेश्चन है अगेन। लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, गोल्गी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब मुझे बताओ कि सबसे सिग्निफिकेंट रोल, अब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के भी पास अपना राइबोसोम है ना, तो कर तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन तो चलो पहले ही पता है हमें, एलिमिनेट हो गया। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा, ये पूरी वीडियो ध्यान से देखी होंगी, वो तो समझ गया होगा कि यार ये दोनों तो गए। अब बात आ जाती है इन दोनों की, तो इन दोनों में से ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल कौन प्ले करता है? क्या गोल्गी apparatus ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है क्या? नहीं करता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है? हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और राइबोसोम भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है? हाँ, करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। दैट डज नॉट मीन कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता, बट मोर सिग्निफिकेंटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब हालांकि मैंने आपको बताया था कि ग्लाइको लिपिड्स और ग्लाइको प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, बट अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, बोथ ए एंड बी, तो आप हमेशा बोथ ए एंड बी ही करोगे, क्योंकि प्राइमरली क्या होता है आपका लिपिड्स और प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग आ जाते हैं ना, आपको लगेगा यार कार्बोहाइड्रेट्स भी तो होते हैं, नो डाउट होते हैं, बट अगर हम ऐसे ऑप्शन को डील करेंगे तो आपका ऑप्शन ए एंड बी ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसको अच्छे से, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं इनको कंटिन्यूसली रिवाइज कीजिए, सब कुछ अच्छे से कीजिए। आपको इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस आएंगे आप सारे के सारे इजीली कर पाएंगे। ठीक है, so if you like this video, please like, share and subscribe. Share it with other people also, so that a lot of people benefit from it. And you can also follow us on the social media platforms like Instagram and Telegram, जहाँ पे आपके डाउट सेशंस भी होंगे। ठीक है, थैंक यू एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।